टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस टेंसेस सिखाने का। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्तिहान होता है, उनको पता ही नहीं होता कि ये टेंसेस की शक्ल में होते हैं। तो मैं इंतहाई मुख्तसर से तरीके से बता दूं कि पैसिव वॉइस का हर जुमला जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा और उसके अंदर सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन उसका आगाज़ जुमले का जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। तो पहचान जो है वो हर टेंस की वही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है तो वो ता है, ती है, ते हैं ही है, जो मैं पहले एक्टिव वॉइस के टेंसेस में बता चुका हूँ। तो आइए चलते हैं आप पहले टेंस की तरफ। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसकी मैं आपको बताता हूँ उसके बनाने का तरीका कैसा है और उसके जुमले की शक्ल में होते हैं। जी व्यूअर्स, आपने अभी इसकी बनाने का इसका तरीका देखा है कि बेसिकली इसके अंदर जो रूल्स हैं एक्टिव वॉइस के उनको फॉलो किया गया है। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसमें इज एम आर का इस्तेमाल किया गया है, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। और पैसिव वॉइस के हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे वो कॉन्टिन्यूस का है, चाहे वो परफेक्ट का है, चाहे वो इनडेफिनिट का है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अगर जुमले के अंदर सब्जेक्ट है तो बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे और फुल स्टॉप और जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह ही अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, मनफी जुमले हैं, तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपने इज एम आर का इस्तेमाल करना है, इनमें से कोई एक, और उसके बाद नोट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सेंटेंस और फुल स्टॉप। इसी तरह ही अगर रूल वही है कि अगर सवालिया जुमला आ गया है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लेके जाते हैं, तो इसमें इज एम आर सबसे पहले होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो बाई लगा के सब्जेक्ट जो है वो लगा देना ट्रांसलेशन। ये व्यूज मैंने ब्रैकेट पे इसलिए लिखा है कि 90% जुमलों में सब्जेक्ट नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। और सवालिया मनफी जुमले की फॉर्मेशन भी वैसी है, पहले हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद नोट की ट्रांसलेशन जो है वो की गई है, नोट को लिखा गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अगर जुमले के अंदर सब्जेक्ट है तो आप लोगों ने जुमले के अंदर सब्जेक्ट लगा के तो उसकी बाद में क्वेश्चन मार्क दे देना, जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर हर फॉर्मेशन में मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दी है और बाकी एग्जांपल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। मिसाल के तौर पर घंटी बजाई जाती है, ये एक मस्बत जुमला है, तो सिर्फ मैं आप लोगों को इन चारों टेंसेस में सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट की पहचान की रिवीजन करवाऊंगा कि घंटी बजाने वाले का पता नहीं है, तो इस वजह से जो घंटी है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो सबसे पहले जो है वो उसकी ट्रांसलेशन हो गई है। ट्रांसलेशन मैं नहीं करूंगा, ट्रांसलेशन आपको मैंने करके दिखा दी हुई है, तो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। पौधों को पानी नहीं दिया जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें पानी देने वाले का पता नहीं है, तो इसीलिए किसको पानी नहीं दिया जाता है, पौधों को, तो पौधे ऑब्जेक्ट हो गया, तो दी प्लांट से सेंटेंस आपका शुरू हो गया। क्या चोर को सजा दी जाती है, तो व्यूअर्स इसके अंदर सजा देने वाले का पता नहीं है, तो किसको सजा पूछा जा रहा है, चोर को, तो चोर एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सजा देने का अमल हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा टेंस जो है ये मुकम्मल हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस सिखाऊंगा जो कि बहुत ही आसान है। व्यूअर्स, पैसिव वॉइस के जुमले जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बनाने का तरीका और उसके जुमले। जी व्यूअर्स, आपने अभी
इसके बनाने का तरीका देखा है व्यूअर्स, बिल्कुल सिंपल सा है कि पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है और व्यूअर्स इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, ये भी मैं आपको बता दूं, और वाज वर सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम जो है वो वाज वर लगाते रहे हैं, सॉरी सेकंड फॉर्म लगाते रहे हैं। तो उसलिए अगर हम वाज वर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस की जो मेन कंडीशन है, की मेन शर्त है, वो हमने रूल को फॉलो किया है, उसकी पाबंदी की है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। तो उसके बाद पैसिव वॉइस के हर जुमले में मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद ब्रैकेट में मैं इसलिए बाई लगा के सब्जेक्ट लगाता हूँ कि पास्ट किसी भी पैसिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट का होना तकरीबन 10% होता है, 90% सब्जेक्ट होता ही नहीं है इन जुमलों के अंदर। मनफी जुमले आ जाए तो बिल्कुल उसी तरह ही सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर भी, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है, उसके बाद वाज वर्ब लगाया गया है और उसके बाद हमने नोट का इस्तेमाल किया गया है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के और बाद में बाई लगा के सब्जेक्ट लगाया गया है, ताकि अगर जुमले के अंदर बाई है भी तो हम उसकी जो है वो ट्रांसलेशन कर सके, हमें पता हो कि कैसे करनी है। उसके बाद सवालिया जुमले आ रहे हैं। तो सवालिया जुमले बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो रूल है, यानी कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आने हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, वाज वर्ब। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करनी है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है पैसिव वॉइस के लिए। वो जब भी आपने ज़हन में रखना है इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो या वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो आप समझ लेंगे ये जुमला पैसिव वॉइस का है और उसकी ट्रांसलेशन का अंदाज जो है वो पैसिव वॉइस का होना चाहिए। उसके बाद बाई लगा के तो सब्जेक्ट लगाया गया है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। व्यूअर्स, सवालिया मनफी जुमलों के लिए भी वही रूल है, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए गए हैं वाज वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है और उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया गया है। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद नोट का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद हमने बाई लगा के सब्जेक्ट लगा दिया और बाद में क्वेश्चन मार्क दे दिया। अगर हम इसके जुमलों की तरफ आए, ट्रांसलेशन की तरफ आए कि वो कैसे करते हैं या जुमले की शक्ल कैसे होती है। फूल तोड़े जाते थे, ता था ती थी ते थे, जुमले की पहचान वही है। तो फूल तोड़े जाते थे, तो सबसे पहले इसके अंदर फूल तोड़ने वाले का पता नहीं है, लेकिन क्या तोड़े जाते थे, फूल। तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो फूल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला जुमला है पौधों को पानी नहीं दिया जाता है, पौधों को पानी, सॉरी, उसके बाद अगला जुमला है उसे दावत पर नहीं बुलाया गया। तो व्यूअर्स, इसके अंदर बुलाने वाले का हमें पता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे, तो ये वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन पहले आएगी और बाकी सारी फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो ट्रांसलेशन आप करेंगे, वोकैबुलरी आपने यूज करके, तो आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये एक जुमला मैंने बनाया है व्यूअर्स जिसके अंदर के सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन वो जुमले का स्टार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से हो रहा है, यानी कि क्या अमेरिका कोलंबस से दरियाफ्त किया गया। हमें पता है कि अमेरिका पूछा जा रहा है कि अमेरिका किसने दरियाफ्त किया, यानी कोलंबस ने, लेकिन क्या दरियाफ्त किया, अमेरिका। तो इसका मतलब है कि लफ्ज अमेरिका जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये जुमला भी पैसिव वॉइस का कहलाया जाएगा। उसके बाद जुमला है सड़क बंद क्यों नहीं की गई थी, यानी कि इसके अंदर हमारी जो अपना ऑब्जेक्ट है वो है सड़क, यानी कि रोड, ठीक है। तो बंद करने वाले का हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का पता है कि क्या, यानी कि सड़क। तो सड़क बंद नहीं की गई थी, ठीक है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बी टेंस आ गया होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस के जुमले, तो ये कैसे बनाए जाते हैं।
और इनकी जुमलों की शक्ल कैसी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जी व्यूअर्स, आपने अभी देखा है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बनाने का तरीका। व्यूअर्स, इसके अंदर एक्टिव वाइज में हम जो है वो लगाते रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब फ्यूचर इंडेफिनेट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने यूज करनी है और वर्ब पैसिव वॉइस के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करनी है फ्यूचर इंडेफिनेट के रूल के लिए। तो सबसे पहले तो जहन में ये बात रखें कि फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा उसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल या शैल होंगे। ठीक है, ये उसके मेन हेल्पिंग वर्ब हैं। इन्हीं की प्लेसिंग को हमने चेंज करना है, बाहर लेके आना है, नोट लगाना है, इसके बाद लगना है, जो कुछ भी है। तो फॉर्मेशन में आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने देख लिया है कि पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है। क्यों? कि पैसिव वॉइस के जुमले हैं और हर जुमला ऑब्जेक्ट से ही शुरू होगा। उसके बाद विल या शैल लगाया गया है और उसके बाद बी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि बी क्या है? बी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म वाज होती है, और बी वाज, और इसकी थर्ड फॉर्म बीन, BEEN। तो इस वजह से बी लगा के, विल बी, शैल बी लगा के, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने पूरा कर दिया। तो व्यूअर्स, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है पैसिव वॉइस के रूल को पूरा करने के लिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर शो किया गया है, बाई लगा के सब्जेक्ट लगाया गया है, बाद में फुल स्टॉप लगा के ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दी गई है। मनफी जुमले हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद विल नॉट या शैल नॉट आप लगाएंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और सवालिया जुमले जो हैं तो उसमें सबसे पहले विल शैल लग रहा है, उसके बाद हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, फिर बी लगेगा, क्योंकि बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे लगा रहे हैं हम। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस के लिए, और बाद में बाकी मादा फिक्रा अगर सेंटेंस के अंदर जो है वो सब्जेक्ट है तो बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह सवालिया मनफी जुमले हैं तो व्यूअर्स उसके अंदर सबसे पहले उसी तरह ही है, ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद सवालिया मनफी में पहले विल या शैल लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, उसके बाद नॉट बी का इस्तेमाल किया गया है। ये बात ज़हन में रखनी है, बी नॉट नहीं लिखना, नॉट बी की ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, और बाद में अगर सब्जेक्ट है तो बाई लगा के सब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क देंगे। व्यूअर्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी विल बी शैल बी आए और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो ये अगर आपको इंग्लिश का पैराग्राफ कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये पैसिव वॉइस का जुमला है। अब हम चलते हैं व्यूअर्स इसके जो है वो जुमले बनाने का तरीका। जुमले कैसी कैसी शक्ल के होते हैं? हमारे सूबे में चावल उगाया जाएगा, उगाने वाले का पता नहीं है तो क्या उगाया जाएगा? चावल। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। व्यूअर्स, मैं बार बार हर लेक्चर में ये मैं जरूर समझाता हूं ताकि जो जो मेरे लेक्चर्स को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब वगैरह के ऊपर, टाइम वगैरह के ऊपर क्लियर हो जाए। तमाम कागज आपको नहीं दिखाए जाएंगे, दिखाने वाले का पता नहीं है, तो इस वजह से क्या नहीं दिखाए जाएंगे? तमाम कागज। तो ये वर्ड जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या कमरे सजाए जाएंगे? सजाने वाले का पता नहीं है तो क्या सजाए जाएंगे? कमरे। तो इसमें जो लफ्ज कमरे है इसके ऊपर क्योंकि काम होना है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह काम जल्दी क्यों नहीं किया, क्यों नहीं होगा, यानी कि काम के करने वाले का हमें पता नहीं है लेकिन क्या क्यों नहीं होगा? काम। तो हमारा इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ड काम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस के जुमले। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पिछले तमाम लेक्चर्स में बता दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस के तमाम जुमले ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, तो लिहाजा इसके भी तमाम जुमले ऑब्जेक्ट से शुरू होंगे। और पहचान वही है जो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सीख चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। यही है, सिर्फ जुमलों की फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाती है।
तो चले आप जो है वो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसके बनाने का तरीका क्या है और इसके जुमले किस तरह के हैं। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा है कि इसके सबसे पहले मस्बत जुमले बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि व्यूअर्स सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। स्टार्ट ऑब्जेक्ट से करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसका हर जुमला ऑब्जेक्ट से ही जब शुरू होना है तो हमने ऑब्जेक्ट ही पहले लगाना है। उसके बाद व्यूअर्स कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर एक्टिव वाइज में, और पैसिव वाइज में भी हेल्पिंग वर्ब यही यूज होंगे, और लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। लेकिन व्यूअर्स इसके अंदर मैंने जो है वो आप लोगों को फॉर्मेशन में बताया है, इज एम आर के बाद बीइंग का इजाफा। ये बेसिकली बीइंग कोई वर्ड नहीं है, असल लफ्ज है बी ई, और इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया गया है, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल के मुताबिक है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये वो दोनों मिक्स करके तो ये बीइंग बन गया है। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है एक्टिव पैसिव वॉइस के जुमलों में, और उसके बाद बाई लगा के अगर जुमले के अंदर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन कर देंगे। मनफी जुमलों की भी फॉर्मेशन आपने देख ली है कि इज एम आर लगाया गया है और उसके बाद नोट और बीइंग। जब भी इज एम आर के साथ नोट बीइंग का इस्तेमाल किया जा रहा हो और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही हो तो समझ लें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस का जुमला है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है और उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट, ब्रैकेट में इसलिए लिख देता हूं ताकि आप लोगों को पता हो कि क्योंकि पैसिव वॉइस के जुमलों में 90% सब्जेक्ट नहीं होता, तो इस वजह से इसको मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है। सवालिया जुमले में एज यूजुअल जिस तरह को मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसको हमने बाहर लेके आना है, तो पहले इज एम आर लिखा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, और उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल किया गया है। बीइंग को इसलिए रखा है कि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर ही है, और बाकी फॉर्मेशन आप लोग समझ गए हैं कि बाद में थर्ड फॉर्म लगनी है और बाई लगा के सब्जेक्ट लगेगा। तो इसी तरह इस वालिया मनफी में ऑब्जेक्ट के बाद नोट बीइंग का इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स अब चलते हैं इसके जुमलों की तरफ। मकान तमीर किया जा रहा है, मकान तमीर किया जा रहा है। इसे के अंदर व्यूअर्स हमें तमीर करने वाले का नहीं पता, लेकिन क्या तमीर किया जा रहा है, मकान, तो ये लफ्ज हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसकी ट्रांसलेशन पहले हम करेंगे। उसके बाद है आग बुझाई नहीं जा रही है। बुझाने, आग बुझाने वाले का पता नहीं है, लेकिन क्या नहीं बुझाई जा रही, आग, तो ये वर्ड जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारा अगला सेंटेंस जो है वो है क्या डाकुओं को फांसी दी जा रही है। फांसी देने वाले का नहीं पता। व्यूअर्स बाज़ औक़ात आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो ट्रांसलेशन करने में सादा के अलावा जो ख़ास तौर पर जो सवालिया जुमले होते हैं, तो व्यूअर्स उसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप किसी भी सवालिया जुमले को सिंपल फॉर्म में बना लें। जैसे ये जुमला है क्या डाकुओं को फांसी दी जा रही है, तो इसको आप सिंपल कर लें, क्या को ख़त्म कर दें, तो डाकुओं को फांसी दी जा रही है। अब आप इसमें देखें कि फांसी देने वाले का पता नहीं है, लेकिन किसको फांसी दी जा रही है, डाकुओं को, तो ये जो डाकू लफ्ज है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कुत्ते को नहीं मारा जा रहा है, ये भी वर्ड वैसा ही, अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप जुमले को इस तरह भी समझ सकते हैं कि कुत्ते को मारा जा रहा है। मारने वाले का हमें नहीं पता, लेकिन किसको मारा जा रहा है, कुत्ते को, तो कुत्ता लफ्ज जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आज जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, पास्ट, कॉन्टिन्यूस और पैसिव वॉइस के जुमले हैं। व्यूअर्स पहचान वही है जो आप एक्टिव वॉइस की सीख चुके हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये उर्दू जुमलों के आखिर में आता है। और इसकी डिटेल अगर आपने समझनी है तो मेरे एक्टिव वॉइस के जो लेक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, उसको आप समझ लें, पहचान आपको समझ में आ जाएगी। तो व्यूअर्स अब चलते हैं कि इसके जुमले कैसे होंगे और इसके जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स
अभी आपने इसका बनाने का तरीका देखा है और इसका आपने जुमले भी देखे हैं। बनाने के तरीके में व्यूअर्स आपने देखा है कि जिस तरह इस एम आर की को पास्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो इस एम आर की पास्ट फॉर्म वाज और वर है। तो रूल उसी तरह ही है व्यूअर्स के पहले ऑब्जेक्ट लगा है, उसके बाद वाज वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लग रहे हैं और उसके बाद हमने बीइंग का इस्तेमाल किया है। ये इशारा है कि ये जुमला कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है। और उसके बाद पैसिव वॉइस के लिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमने वो लगाई है और उसके बाद एज यूजुअल ब्रैकेट लगा के हमने बाई लगा के सब्जेक्ट लगाया है। अगर है तो लगा दें सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। मनफी जुमलों में भी वही रूल है कि वाज वार के बाद ऑब्जेक्ट पहले लगाया है, फिर वाज वार के बाद हमने नोट लगा दिया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन हमारा वाज वार है। उसके बाद नोट लगाया है और उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल और बाकी फॉर्मेशन वही है। और इसी तरह व्यूअर्स जो रूल है हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आने का, तो व्यूअर्स हमने पहले क्या किया है कि ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन पहले कर दी है, सॉरी वाज वार पहले लगा दिया है। उसके बाद हमने जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन किया है सवालिया जुमलों में और उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है और अगर सब्जेक्ट है तो लगा देंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क देंगे तो जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल है। और मनफी जुमले भी व्यूअर्स इसी तरह ही हैं कि पहले जो है वो वाज़र लगाया गया है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है, बाद में नॉट बीइंग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और उसके बाद हमने अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो बाई लगा के सब्जेक्ट लगाएंगे, वरना हम क्वेश्चन मार्क लगा के जुमले को कंप्लीट कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके जुमले। सेब कश्मीर से लाए जा रहे थे, तो व्यूअर्स इसके अंदर सेब लाए जा रहे थे, लाने वाले का हमें नहीं पता कि कौन है, लेकिन क्या लाए जा रहे थे, सेब। तो सेब ऑब्जेक्ट हमारा कहलाएगा इसके अंदर। चाय तैयार नहीं की जा रही थी, तो व्यूअर्स इसके अंदर आप अगर आप गौर करें तो तैयार करने वाले का हमें नहीं पता, तो क्या तैयार नहीं की जा रही थी, चाय। तो व्यूअर्स मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है, इस मरतबा भी बता रहा हूँ कि अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन सेंटेंस में हो तो आप उस सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में बना लें। यानी चाय तैयार नहीं की जा रही थी को आप कह सकते हैं चाय तैयार की जा रही थी। तो कौन तैयार कर रहा है, नहीं पता। क्या तैयार हो रही है, चाय, तो चाय ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ट्रांसलेशन पहले आ गई। व्यूअर्स ट्रांसलेशन मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा कि वो मैंने करके बता दी हुई है आप लोगों को, आप देख रहे हैं, आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर। क्या पार्सल को मोहर लगाई जा रही थी, मोहर लगाने वाले का हमें नहीं पता, तो किसके ऊपर मोहर लगाई जा रही थी, पार्सल के ऊपर, तो ये वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह क्या जूते मरम्मत नहीं किए जा रहे थे, तो इस जुमले के अंदर भी जूते मरम्मत करने वाले का हमें व्यूअर्स बिल्कुल भी नहीं पता। तो क्या मरम्मत जो है वो किए जा रहे थे, जूते, तो व्यूअर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की आप प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी ग्रामर जो है वो एक्टिव वाइज तो उन्होंने सीख लिए होंगे और पैसिव वाइज भी जो है वो सीख चुके होंगे, जहाँ तक मैं अभी करवा चुका हूँ। व्यूअर्स इसके बाद का जो लेक्चर है उसको आप लोगों ने मिस नहीं करना, इस वजह से कि वो एक ऐसा टेंस में आपको सिखाने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी ग्रामर में नहीं मिलेगा। उसकी एक्सरसाइज नहीं मिलेगी, उसके बनाने का तरीका नहीं मिलेगा, लेकिन वो व्यूअर्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी बातचीत में वो जुमले शामिल होते हैं, हम करते हैं। तो आई डोंट नो कि ग्रामर किसी के भी जो है वो उसको क्यों नहीं शामिल किया गया है। और वो टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस। मैं इंशाल्लाह अगला लेक्चर इसके ऊपर दूंगा। ऐसा लेक्चर है जिसको ये थोड़ा सा ज़रा लंबा होगा, शायद कोई 1-2 मिनट ज़्यादा होगा, लेकिन क्यों, उसकी वजह यही है कि ये किसी भी ग्रामर में इसको नहीं बताया गया होगा। और ये टेंस है आज का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और जुमले हैं पैसिव वॉइस के। व्यूअर्स अगर आप रूल को फॉलो करें, वो रूल को समझें, तो इसके फॉर्मेशन बनानी कोई मुश्किल नहीं है। देखें
रूल क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर के जुमले में होना लफ्ज़ मैंने आपको बता दिया हुआ है कि है, और उसकी मैंने एग्जांपल्स भी एक्टिव वाइज, अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो मैं इस लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों को मशवरा दूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस एक्टिव वाइज का उसका लेक्चर सुने, आपको इसकी बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उर्दू के हर जुमले में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के होना लिखा हुआ ज़रूर आता है, ये इसके बनाने का अंदाज ही इस तरह का है। तो होना की इंग्लिश बी होती है, जबकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने ये सीखा है कि हमने कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया है, यानी बी प्लस आईएनजी बीइंग का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और होना की इंग्लिश के लिए बी लगाएंगे। दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप लोगों को समझ आ जाएगी इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो आइए अब चलते हैं कि इसके बनाने का तरीका क्या है, और उसके बाद इसके जुमले की शक्ल में होते हैं, जो कि आपको किसी भी ग्रामर में 95% ग्रामर में नहीं मिलेंगे। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसका बनाने का तरीका देखा है, तो व्यूअर्स कोई मुश्किल नहीं है। जिसने मेरे लेक्चर सारे सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, वो तो 1 मिनट के अंदर इसको समझ जाएंगे कि सबसे पहले पैसिव वॉइस है तो जुमला किससे शुरू होना है, ऑब्जेक्ट से। हर जुमला ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ट्रांसलेशन जब जुमला उर्दू में शुरू ही ऑब्जेक्ट से होना है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसकी सबसे पहले लिख रहे हैं आप। उसके बाद व्यूअर्स जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल और शैल हैं, वो हमने लगा दिए हैं, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे व्यूअर्स। उसके बाद हमने बी लगाया है, फिर बीइंग का इस्तेमाल किया है। बी लगाया इसलिए व्यूअर्स कि हमने होना की इंग्लिश को कवर किया, जो कि हर जुमले के अंदर वर्ब के साथ मौजूद है। अगर आप वर्ब को उर्दू वाला उसका हिस्सा देखेंगे तो आपको होना लिखा हुआ नजर आ जाएगा, समझ आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स हमने बीइंग का इस्तेमाल किया है, और वो इसलिए कि जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने का जो रूल है, वो हमने उसकी कंडीशन को, उस रूल को पूरा किया है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस का रूल है वो आपने लगाई, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो लगा दें, वरना आप जो है वो फुल स्टॉप लगा के जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दें। अब उसी रूल के तहत आप देखें, मनफी जुमले अगर आपने बनाने हैं तो सबसे पहले आप क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल की ट्रांसलेशन होगी, लिखा जाएगा। उसके फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल होना है। बी, बीइंग, ये इकट्ठा ही स्पेस दे के उस नोट के बाद लिखा जाएगा, जिस तरह मैंने फॉर्मेशन में आप लोगों को लिख के बताया है। और एज यूजुअल उसी तरह ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसकी ट्रांसलेशन होगी, और फुल स्टॉप और जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल। सवालिया जुमले बनने हैं तो फिर सबसे पहले हमने क्या किया है, विल शैल को पहले लिखा है जो रूल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, और बी, बीइंग हम बाद में लिख रहे हैं, उस रूल को पूरा करने के लिए होना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद व्यूअर थर्ड फॉर्म लगी है एज यूजुअल पैसिव वॉइस के रूल के लिए, तो अगर सब्जेक्ट है तो लगा दे, वरना क्वेश्चन मार्क लगा के तो जुमले की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह सवालिया मनफी की फॉर्मेशन भी आपको समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब व्यूअर्स इसके जुमले जो कि किसी भी ग्रामर में नहीं है, लेकिन आप लोग बोलते हैं, आप सोचते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जुमला दुनिया के अंदर मार से वजूद में ही नहीं आए, वरना तो इसीलिए ट्रांसलेशन उसकी नहीं की गई ना, ग्रामर के अंदर नहीं मौजूद है। लेकिन अभी को आपने देखा है कि कपास चुनी जा रही होगी, क्या ये बातें आपस में नहीं होती हैं? तो क्या चुनी जा रही होगी, कपास, तो कपास ऑब्जेक्ट है, तो चुनने वाले का हमें पता नहीं है, तो इसलिए कपास से ये जुमले की ट्रांसलेशन शुरू हो रही है। आग नहीं बुझाई जा रही होगी,
पूरी दुनिया में, कनाडा में ख़ास तौर पर जंगलात में आग लग जाती है, और इधर उधर जब लगती है तो हम आपस में बैठे, लोग आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं तसव्वुर ही तसव्वुर में कि पता नहीं आग बुझाई जा रही होगी कि नहीं बुझाई जा रही होगी, या आग बुझाई जा रही होगी, आग नहीं बुझाई जा रही होगी, क्या आग बुझाई जा रही होगी। इस तरह के जुमले एक दूसरे के साथ बात हो रही होती है। तो ये सारे जुमले पैसिव वॉइस के हैं। क्या दरख्त काटे जा रहे होंगे? दरख्त काटने वाले का तो नहीं पता, लेकिन क्या चीज काटी जा रही होगी? दरख्त। तो दरख्त वर्ड जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या हाजिरी नहीं लगाई जा रही होगी? तो इसमें भी जो है वो हमें नहीं पता कि हाजिरी कौन लगा रहा है, तो क्या नहीं लगाई जा रही होगी? हाजिरी, रोल कॉल। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये देख लें, जब तक आप रूल को अंडरस्टैंड करेंगे, रूल्स को समझेंगे, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखना इंतहाई आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अपने पास से जुमले बना के करेंगे, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से आप लोगों को इसकी समझ भी अच्छे तरीके से आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस के जुमले। तो अब मैं आपको बताता हूं इसका बनाने का तरीका और इसके जुमले किस तरह के होते हैं। व्यूअर्स, अभी आपने इसका बनाने का तरीका देखा है। तो व्यूअर्स सबसे पहले क्या लगा है? ऑब्जेक्ट। ये अब आप लोगों की प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। और परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैज़ और हैव, वो ही यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। लेकिन आगे परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस के रूल में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे किसी और तरीके से पूरा कर रहे हैं उस शर्त को, और वो शर्त है बी एक फर्स्ट फॉर्म है, वाज सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद बीन, BEEN, बीन, ये थर्ड फॉर्म है। तो व्यूअर्स बीन लगा के हमने जो परफेक्ट की जो कंडीशन है थर्ड फॉर्म की उसको पूरा किया, और आगे जो हमारा एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर, हम वर्ब है इसके अंदर, उसको उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस के रूल के तहत। और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो बाई लगा के सब्जेक्ट लगा रहे हैं। बाकी फॉर्मेशन बिल्कुल आप देख लें, सिंपल सी है। पहले हैज़ हैव लगा है मनफी जुमलों में, ऑब्जेक्ट तो पहले ऑलरेडी लगना ही है, और उसके बाद नोट और बीन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मेन हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैज़ हैव ही हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो वो लगा दिया गया है, वरना यहीं पे फुल स्टॉप लगा के जुमला मुकम्मल। मनफी सवालिया जुमले के अंदर व्यूअर्स आप लोग जो है वो देख रहे हैं कि सबसे पहले हैज़ है बाहर लगा दिया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर बीन लगाया है, क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हैज़ हैव ही है। तो इसी तरह ही उसके सवालिया मनफी जुमले के अंदर भी हैज़ है पहले है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर नॉट और बीन का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई गई है, और इस तरीके से जुमले को कंप्लीट किया गया है। व्यूअर्स इसकी जुमलों की तरफ अगर हम आए तो जूता मरम्मत किया जा चुका है। मरम्मत करने वाले का नहीं पता, लेकिन क्या मरम्मत किया जा चुका है? जूता। तो ये वर्ड ऑब्जेक्ट है। तो व्यूअर्स ट्रांसलेशन मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रांसलेशन की हुई है, आप लोगों का टाइम जो है वो फिर मैं ज़ाया नहीं करता। तो सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा, बार बार हिंट दूंगा, बार बार, क्योंकि ये टेंसी सीखने के लिए बार बार रिपीट होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही माइंड जो है वो क्लियर होता है। उसके बाद का जुमला है बच्चों को बस पर स्कूल नहीं ले जाया गया है। ले जाने वाले का बच्चों को हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो किसको नहीं ले जाया गया? बच्चों को। तो ये वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह ही क्या मछलियां पकड़ी जा चुकी हैं? पकड़ना, पकड़ने वाले का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन क्या पकड़ा गया है? मछलियां। तो मछलियों का जो लफ्ज है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इनके ऊपर काम हुआ है। उसके बाद घंटी क्यों नहीं बजाई गई है? बजाने वाले का नहीं पता, लेकिन क्या नहीं बजाई गई है? घंटी। तो घंटी लफ्ज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेंस भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के जुमले।
फिर जिस तरह का मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस के तमाम जुमले जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स जिस तरह के आपने प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले सीखे हैं, तो इसमें और पास्ट परफेक्ट में आप देखें तो कोई ख़ास फ़र्क कोई भी नहीं है। यानी कि पहले आपका जो था वो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव थे, और अब आपके हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड हो गया है, क्योंकि पास्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड को इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स जहाँ पर भी हम जो है वो हैड को इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी तमाम जुमले बनाने का तरीका क्या है और इसके जुमले किस शक्ल में होते हैं। अभी आपने देखा है तो बनाने के मस्बत जुमले बनाने के तरीके में मैंने बताया है, जिस तरह के पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगना है वो हैड है, उसके बाद बीन, ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी वजाहत कर चुका हूं कि बीन क्यों लग रहा है, बीन एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का रूल है उसके तौर पे लग रहा है, उसके बाद पैसिव वॉइस के जो रूल है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, तो उसको पूरा करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो लगा दें, वरना वहीं पे फुल स्टॉप लगा के जुमला आपका मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद व्यूअर्स मनफी जुमले हैं, तो आप लोग देख लें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल किया गया है, यानी हैड नोट बीन लगाया गया है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पे मौजूद है। और व्यूअर्स उसके बाद अगर आप देखें सवालिया जुमले बनाने के तरीके में भी हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए हैं, पहले हैड लगा दिया है, फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह सवालिया मनफी जुमले में नॉट बीन का इस्तेमाल किया गया है, वेरी सिंपल। तो व्यूअर्स इसके जो जुमले हैं, मकान का किराया अदा किया जा चुका था, तो इसके अंदर आप देखें तो किराया अदा करने वाले का जिक्र नहीं है, तो लेकिन किराया अदा किया जा चुका था, तो इसके अंदर जो किराया है वर्ड मकान का किराया, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। व्यूअर्स यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखें कि पूरे वर्ड को आपने जो है वो स्पेसिफिकली आपने नोट करना है, यानी खाली किराया ऑब्जेक्ट नहीं है, मकान का किराया ऑब्जेक्ट है, ये बात ध्यान में रखनी है। जरा थोड़ा सा जुमले को ध्यान से गौर से देख लिया करें। दरिया अबूर नहीं किया जा चुका था, अबूर करने वाले का हमें नहीं पता, लेकिन क्या नहीं अबूर किया जा चुका था, दरिया, तो इस वजह से ये लफ्ज़ दरिया जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हमारे आने से पहले चोर को मारा जा चुका था, तो इस जुमले को आप सिंपल फॉर्म में पहले बनाएं समझने के लिए कि क्या चोर को मारा जा चुका था हमारे आने से पहले, जुमले को समझने के लिए इस फॉर्म में लेके आए, ठीक है। तो वो उसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी कि चोर को मारा जा चुका था, यानी मारने वाले का पता नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, चोर, तो इसलिए जुमला पैसिव वॉइस का कहलाएगा। दरवाजे को क्यों नहीं तोड़ा गया था, इस जुमले को भी अगर आप गौर करें तो तोड़ने वाले का नहीं पता है, तो लेकिन दरवाजे का पता है कि उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से व्यूअर्स मैं समझता हूँ कि आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे लेक्चर हैं तो आप लोग फेड अप नहीं होंगे, और पूरा पूरा लेक्चर आप देखें, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह पैसिव वॉइस का आखिरी जो लेक्चर है वो मैं दूंगा फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस के जुमलों का, इंशाल्लाह अगला लेक्चर इसके ऊपर आएगा, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस के जुमले। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बनाने के तरीके क्या हैं और इसके जुमले की शक्लें कैसी हैं। जी व्यूअर्स अभी आपने इसका बनाने का तरीका देखा है, तो व्यूअर्स सारे रूल को आप लोगों ने फॉलो करना है। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में हम इस्तेमाल क्या करते रहे हैं, विल हैव, शैल हैव, तो इसमें भी वही चीज़ इस्तेमाल होगी, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि जुमला ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, उसके बाद विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद परफेक्ट यानी कि जो एक्टिव वॉइस की शर्त है थर्ड फॉर्म, वो हम बीन BEEN लगा के पूरा कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा जुमले के अंदर वर्ब होगा उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस के रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म लगेगी।
और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसकी ट्रांसलेशन कर दी, वरना फुल स्टॉप लगा के जुमले को कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा फ्यूचर के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन जो है वो विल और शैल ही होते हैं, बाकी कोई हमारे जो है वो मेन हम हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। तो मनफी जुमलों में इसी तरह ही व्यूअर्स सबसे पहले ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, उसके बाद विल या शैल लगाया गया है, फिर नॉट हैव बीन। बात स्टूडेंट हैव नॉट बीन लिख देते हैं, वो गलत है। हमने मेन जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल नॉट उसके बाद ही लगाना है। तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, ये इसकी फॉर्मेशन होगी। इसी तरह सवालिया जुमले अगर हम बनाएंगे तो विल या शैल सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद हैव बीन लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और मनफी जुमलों में, सवालिया मनफी जुमलों में भी व्यूअर्स हम पहले ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, पहले विल या शैल लगा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन है, फिर नॉट हैव बीन का इस्तेमाल किया जाया है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, और बाद में अगर सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन मार्क वो बाई लगा के सब्जेक्ट लगाएंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब इसके जुमलों की तरफ आए। हमारे पहुंचने से पहले कुत्ते को मारा जा चुका होगा। तो इसका जो जुमला सही है वो कैसे फॉर्मेशन समझने के लिए बनाएंगे कि कुत्ते को मारा जा चुका होगा हमारे पहुंचने से पहले। तो मारने वाले का नहीं पता, तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुत्ता है, यानी सब्जेक्ट का नहीं पता। टीचर के आने से पहले स्कूल का मुआयना नहीं हो चुका होगा। यहां पे भी अगर आप इसको सिंपल करें तो स्कूल का मुआयना नहीं हो चुका होगा टीचर के आने से पहले। तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर जो स्कूल है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि मुआयना करने वाले का पता नहीं है। क्या दुश्मन को मारा जा चुका होगा, मारने वाले का इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया, तो किसको मारा नहीं जा चुका होगा, दुश्मन को मारा जा चुका होगा। तो इस वजह से जो दुश्मन है वर्ड एनिमी वो ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा। बुरी आदतें क्यों नहीं तर्क की जा चुकी होंगी। व्यूअर्स, बुरी आदतें क्यों नहीं तर्क की जा चुकी होंगी, इस जुमले को मजीद समझने के लिए आप ये इस जुमले को ऐसे कर लें, सादा बना लें कि बुरी आदतें तर्क की जा चुकी होंगी। तो इसका जो है वो तर्क करने वाले का नहीं पता, सब्जेक्ट वो होगा जिसने तर्क किए हैं, लेकिन क्या तर्क किया गया है, बुरी आदतें। तो बैड हैबिट्स ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट होगा और इससे जुमला जो है वो शुरू होगा। अगर सवालिया है तो पहले विल शैल लगेगा, बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पैसिव वॉइस के ये 9 टेंसेस मैंने सिखाए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों की याद दहानी के लिए, आप लोगों को बताने के लिए व्यूअर्स, जो आखिरी 3 टेंसेस हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। व्यूअर्स, आप इसकी भी फॉर्मेशन ऐसे ही जैसे मैंने समझाया है इन्हीं रूल के तहत बना सकते हैं, बल्कि मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग इसकी फॉर्मेशन बनाएं, कमेंट में लिखें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसकी फॉर्मेशन ठीक है, किसकी फॉर्मेशन ठीक नहीं है। तो आप लोगों के लिए जो ये है खुशी का मुकाम आज के, आप लोगों के एक्टिव वॉइस के जुमले भी कंप्लीट हो गए हैं, फॉर्मेशन सारी, और पैसिव वॉइस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स मैं आपको इसी तरह ही छोटे छोटे दूंगा, वो होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, यानी नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, आर्टिकल्स क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी आपको लेक्चर दूंगा और मेरे लेक्चर्स को ज़रूर देखा करें और पूरा देखा करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपनी फैमिली के अंदर, और मेरी तमाम वीडियोस को पूरा आप लोग देखा करें। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।